Hello, dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the poem La Belle Dame Sans Merci by John Keats. Before starting our poem, we should know about the poet biography of John Keats. John Keats, English romantic poet, early life, orphaned at a young age, apprenticed as surgeon, influenced by Shakespeare and Milton, published first poem in 1817. Style and themes: emotionally evocative language, focus on nature, beauty, love, and mortality. Illness and death: contracted tuberculosis, died at 25 in Rome, Italy. Legacy: regarded as one of the greatest English poet, influenced future generation of writers. ओवरव्यू ऑफ द बैलेड। ये जो ला बेल डैम सेंस मर्सी है, ये क्लेरिकल बैलेड है। थीम: लव, illusion, beauty, destructive power. Lady leaves the night lonely and despairing. The title was derived from Ellen Chartier's poem La Belle Dame Sans Merci. The poem tells a story of a knight and a beautiful woman. The poem's popularity stems from its theme of sadness, death, and the power of seduction. Structure of the poem: form: lyrical narrative ballad. Quatrain: a quatrain is a 4-line stanza borrowed from Persian poetry. Here each stanza is quatrain. Refrain: the lines that are repeated at some distance in the poem are called refrain. The following verses have been repeated with the same verse as given below. Alone and palely loitering, the sledge has withered from the lake and no birds sing. क्वार्ट्रेन बोलते हैं एक ऐसा स्टेंजा जो 4 लाइन पर 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो ये जो पोइम है हमारे पास ला बेल डेम सेंस मर्सी, इसके टोटल 12 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा की 4 लाइन्स हैं, इसलिए ये क्वार्ट्रेन है। रेफरेन मीन्स रेपिटिशन, बार बार दोहराई जाने वाली लाइन्स। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा में ये जो 2 लाइन है ये दोहराई जा रही हैं और फिर ये लास्ट स्टेंजा में भी रिपीट हो रही हैं। राइमिंग स्कीम ए बी। नाउ we will start the original text of the poem La Belle Dame Sans Merci. ये एक फ्रेंच टर्म है जो कि एलन चार्टायर की पोइम से ली गई है और इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है A beautiful woman without mercy. Oh, what can ail the night at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake and no birds sing. पोइट एक नाइट से बात कर रहा है और कह रहा है कि किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा बीमार बना दिया, ऐसे तुम बीमार दिखाई देते हो। नाइट एट आर्म्स, जिस नाइट ऐसा नाइट जिसने आर्मर्स अपने ऊपर मज़य्यन किए हुए हैं, सजाए हुए हैं, यानी वो फुल दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन क्या है उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है पीला पड़ रहा है और वो अकेला है, तन्हा है। तो पोइट उससे पूछा है किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा उदास बना दिया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सैज बोलते हैं एक प्लांट को जो कि लेक के किनारे पे होता है और हर टाइम हरा भरा होता है, वो कहता है सैज जो कि इवन लेक के किनारे पे फिर भी वो सूख गया हो। और जैसे कोई बर्ड्स के बोलने की, सिंगिंग मीन्स बर्ड की आवाज़ें भी नहीं आ रही हो, इस तरह की उदासी सा वाला जो माहौल होता है, इस तरह की फीलिंग्स वाइब्स आ रही हैं तुमसे, किसने तुम्हें उदास कर दिया, पोइट नाइट से पूछ रहे हैं। ओह व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो वे बिगोन। क्या चीज़ है जिसने तुम्हें इस तरह का बना दिया, तुम्हारी हालत नाइट तुम्हारी हालत इस तरह बना दी है। हैगर्ड एक काबिल तर्स और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जुल्म कर दिया हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने दुश्मनी पूरी कर ली है। द स्क्रैल ग्रैंडी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट डन। और ऐसे लग रहा है जैसे माहौल तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्क्रैल ने भी अपना खाना इकट्ठा कर लिया है और हार्वेस्ट काश्तकारी भी हो चुकी है। यहाँ से नेचर का एस्पेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि नेचर तो बिल्कुल ठीक है, माहौल भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी उदासी क्यों छाई हुई है, तुम क्यों उदास लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। दाई ये मिडल इंग्लिश से वर्ड लिया गया, इसका मतलब होता है यू। आई सी अ लिली ऑन योर ब्रो, कि मैंने तुम्हारे ब्रो मतलब माथा, तुम्हारे माथे पे लिली देखी है। लिली का कलर होता है वाइट, पेल वाइट कलर होता है, मीन्स के क्रीम कलर जो होता है ऐसा कलर होता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा माथा जो उस पर मैंने लिली देखी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके माथे के ऊपर लिली के फूल उगे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे माथा का कलर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे
मुझे विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फेवर ड्यू, जिसके ऊपर ऐसे पानी दिखाई दे रहा है मुझे, एंग्विश मॉइस्ट मॉइस्चराइजर यानी नमी दिखाई दे रही है, फेवर ड्यू ऐसा लग रहा है जैसे बुखार का पसीना है, एंड ऑन द चीक्स आर फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और तुम्हारे जो गाल हैं ये भी इनके ये जो कलर है, इनकी रेडनेस है जो, ये भी ख़त्म होती जा रही है, ऐसा लग रहा है वो भी खुश्क हो रहे हैं, सूख रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट पोइट को आंसर देता है उसकी ऐसी कंडीशन का। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मैं एक औरत से मिला, मीड्स मतलब चिरागा, हरी भरी ग्रीनरी ग्रास वाली जगह, मीड्स में, फुल ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, अ फेरीज चाइल्ड ऐसे जैसे कोई परिवश हो, परी की औलाद हो, हर हेयर्स वाज लॉन्ग उसके बाल लंबे थे, हर फूट वाज लाइट यानी उसकी चाल के बारे में बता रहे हैं कि बहुत प्यारी थी, एंड हर आइज़ वर वाइल्ड और उसकी आंखें भी बहुत नशीली थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सर के लिए एक ताज बनाया, गार्लेट होता है फूलों का ताज बनाना, ब्रेसलेट टू और ब्रेसलेट भी बनाया, एंड फ्रेगरेंट जून और उसके लिए फूलों की महक जैसा हर तरफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, एंड मेक स्वीट मोन, और उसकी ये जो प्यारी आवाज़ें थी, प्यार भरी आवाज़ें, उससे मुझे महसूस हो रहा था कि उसे भी मुझसे प्यार हो गया। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, और मैंने उसे अपने घोड़े की सीट पर बैठा लिया अपने पीछे, एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और कुछ भी मैंने पूरा दिन में और नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और वो मेरे एक साइड से झुक कर परियों वाले गाने गा रही थी, क्योंकि उसने परिवश बोला यानी परी की औलाद बोला, इतनी प्यारी उस खूबसूरती की वजह से। और ये कहा कि वो पूरा दिन मेरे पीछे, मेरी घोड़े पर मेरी सीट के पीछे बैठ के बैंड होके एक साइड पे इस तरह थोड़ा सा झुक कर गाने गाती रही, और मैं सिर्फ पूरा दिन उसी को देखता रहा। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड, उसने मुझे खाने के लिए कुछ मीठी जड़ें ला के दी, रेलिश स्वीट रूट्स हम इनको कह सकते हैं, जैसे शक्करकंदी होती है ऐसी चीज़ें, हनी वाइल्ड और जंगली शहद दिया, एंड माना ड्यू और माना जो है ये मनसलवा है, ये एक रेफरेंस यहाँ पे जॉन कीट्स ने यूज़ किया है, बिब्लिकल रेफरेंस। माना बोला जाता है कि गॉड ने मोसेस को जब बोला था कि लोगों को कहो कि ये परिंदों का शिकार करना छोड़ दें, और शाम के वक्त मैं इन पर रोटी की या ब्रेड की खाने की बारिश करूँगा, और वो जो शाम के वक्त ब्रेड उतरा था, मनसलवा उतरा था, उसको माना बोला जाता था। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ करके और अलुजन का यूज़ करके रेफरेंस दिया, यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस से राइटर ने उसको तशबीह दी है, इस्तारा यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि वो जो उसने जड़ें ला के दी थी, वो जो खाना मीठा ला के दिया था लेडी ने नाइट को, उस चीज़ को उसने माना ड्यू बोला है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दाई ट्रू, दाई ये मिडल इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है यू, कि उसने अपनी स्ट्रेंज एक अनोखी सी अनजान सी अजीब सी जुबान में कहा, आई लव दाई ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वो मुझे एक पहाड़ों की गार में अपनी एक गार के अंदर लेके चली गई, एंड देयर शी वेप्ट एंड साइंड फुल सोर, और वहाँ जाकर वो अपने फुल जैसे गला फाड़ के जिसे रोना कहते हैं उस तरह रोई और चिल्लाई, एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर, और फिर मैंने उसे 4 मरतबा उसकी उन वाइल्ड आइज़ के ऊपर बोसा दिया, एंड देयर शी लर्ड मी अस्लीप, और फिर उसने मुझे लोरियाँ दे के वहाँ पे सुला दिया, एंड देयर आई ड्रीम, और वहाँ फिर मैंने एक ख्वाब देखा, वही बिटाइड, और वो ख्वाब जो कि बहुत ही अजीब ख्वाब था और जो मुझे डरा देने वाला ख्वाब था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और पहला ख्वाब पहली मरतबा मैंने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड पे, वो एक हिल साइड है ना जहाँ पे उसे लेके गई है वो एल्फिन ग्रोट, एक गार है पहाड़ों के अंदर, तो उसने वहाँ पे ये पहले मरतबा ऐसा कोई ख्वाब देखा था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल, मैंने देखा कि पीले पड़े हुए वहाँ पे मैंने बादशाह देखे, शहज़ादे देखे और जंगजू देखे जो कि पीले पड़ चुके थे, बीमार लग रहे थे और ऐसे पीले कि वो मरने के करीब थे। दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे, ला बेल डेम सेंस मर्सी,
a beautiful woman without mercy, they hath in thrall, इसने हमें यहाँ पे कैद किया हुआ है. I saw their starred lip in the gloam, शाम की ये जो हल्की सी रोशनी थी उसके अंदर मैंने उनके सूखे हुए होंठ देखे, जो कि फाके से सूखे हुए थे, जैसे किसी को पानी ना मिले तो उसके होंठ सूख जाते हैं, इस तरह उनके होंठ थे. विद हॉरिड वार्निंग गैप वाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और उनकी जो हालत थी बहुत ही खौफनाक किस्म की थी और बहुत ही तरस खाने वाली हालत थी. और मैं वहाँ पे उठा और मैं उठ गया उस ख्वाब से और मैंने खुद को यहाँ पे पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड, एक ठंडी हिल साइड पे. ये नाइट बता रहा था पोइट को सारी कंडीशन कि उसके साथ क्या हुआ है और किस लिए उसका रंग इस तरह पीला पड़ा हुआ है, उस ख्वाब ने उसे इतना डरा दिया था. एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर, और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. इस हालत, ये मेरी हालत इस वजह से ऐसी है. अलोन एंड पेली लोटरिंग, अकेला तन्हा और पीला पड़ा हुआ इंसान घूम फिर रहा हो जैसे. दो द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, जैसे सेज प्लांट भी सूख गया हो और परिंदों के गाने की भी आवाज़ ना आ रही हो. तो ये उसका आंसर था नाइट का पोइट के लिए. पोइट उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है. वो वुमेन का सारा वो सिनेरियो बता रहा था, कैसे वो एक वुमेन से मिला और उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया और कैसे वो अचानक से वो सो गया और ख्वाब में उसने क्या देखा, जब उठा तो वुमेन भी वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसी वजह से उसकी हालत. Literary devices. Assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds in the same line, such as the sounds of O in so haggard and so woebegone, and the sound of I in and there I shut her wild eyes. Consonance. Consonance is the repetition of consonant sounds in the same line, such as the sound of N. नीचे उसकी examples दी हुई है. Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line in quick succession, such as the sound of W. एलिट्रेशन में ओवरऑल आ जाता है. कॉन्सोनेंट एंड एजोनेंस दोनों की रेपिटेशन होगी. और जब हम अलग अलग बात करते हैं वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट्स की, तो तब हम वॉवल्स के लिए एजोनेंस का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के लिए कॉन्सोनेंट्स का यूज़ करेंगे. और अगर हम दोनों का मिला के बात कर रहे हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की, तो फिर हम उसको एलिट्रेशन बोलेंगे. इमेजरी. इमेजरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, शी टूक मी टू हर एलिफेंट ग्रोट. जब एलिफेंट ग्रोट हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एक गुफा, एक गार की पिक्चर क्रिएट हो जाएगी. तो ये enjambment, it is defined as the thought or class that doesn't come to the end at a line break. Instead, it moves over the next line. For example, the latest dream I ever dreamed on the cold hillsides. मतलब एक लाइन के अंदर बात पूरी नहीं हो रही तो वो जंप लगा के पोइट या राइटर दूसरी लाइन पे पहुंच जाता है और दूसरी लाइन में जाके अपनी आइडिया को कंप्लीट करता है. उसको enjambment कहते हैं. Symbolism means to use symbols to signify ideas and qualities, giving them symbolic meaning different from literal meanings. The phrase such as "no birds sing," "lily on thy brow," and "fading rose" symbolize the arrival of death. Metaphor is it is a figure of speech in which an implied comparison is made between the objects that are different in nature. For example, I see a lily on thy brow. Here the paleness is compared to the white lily. Anaphora. It is referred to the repetition of words or expression in the first part of some verses. For example, and there is repeated in the 8th stanza to emphasize the point. Anaphora बोलते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो करीब तरीन लाइन्स में रिपीट किए गए और लाइन के स्टार्ट में रिपीट किए गए होते हैं, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, अटेंशन क्रिएट करने के लिए. जैसे उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, एंड देयर शी लर्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम वो बिटायर. Major themes of the poem: love and infatuation, intense affections and obsession towards someone, deception and illusion, the act of misleading or tricking, creating false perceptions. Illusion बोलते हैं ख्वाब वगैरह, वहम हमारा.
तो इसमें ख्वाब वहम, ख्वाब तो है ही ना कि वो जब नाइट सो जाता है तो उसे ख्वाब में वो दिखाई देता है और वो ख्वाब उसे इतना डरा देते हैं और उसी वजह से उसकी कंडीशन ऐसी होती है। लॉनलीनेस एंड डेस्पेयर, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस। At the end, we can conclude this poem into these 3 points. It serves as a cautionary tale about the perils of infatuation and the importance of discerning reality from allure. Through its haunting narrative, the poem provokes introspection on the complexities of human emotions. La Valdense's Mercy continues to captivate readers with its enduring appeal and its exploration of the consequences of being deceived by the appearances. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comment box.